क्लास 12th फिजिक्स यूनिट 3 के इस चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आज हम देखेंगे। इसके पहले वाली यूनिट में आप जान चुके हैं कि विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं, जिसको हम I = Q/T से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो फार्मूला है आवेश प्रवाह की दर, ये कंडक्टर के लिए होता है, चालक के लिए होता है। ये चालक में ऐसा फार्मूला अप्लाई होता है, कुचालक के लिए नहीं। विद्युत धारा की SI यूनिट एम्पियर होती है, कैपिटल A से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के 3 इफेक्ट हैं। देयर आर द 3 इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा के 3 प्रभाव हैं, इफेक्ट्स ऑफ करंट। पहला प्रभाव कहलाता है हीटिंग इफेक्ट, उष्मीय प्रभाव। दूसरा प्रभाव कहलाता है केमिकल इफेक्ट, रासायनिक प्रभाव। और तीसरा होता है, जिसको हम यहां पे पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट। चुंबकीय प्रभाव। तो ये विद्युत धारा के 3 प्रभाव हैं। मतलब इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होती है तो हीट प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के कारण केमिकल रिएक्शंस होती है, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस, इस तरह की रिएक्शंस, विद्युत रासायनिक अपघटन। और तीसरा जो है मैग्नेटिक इफेक्ट, ये हम क्लास 12th में बहुत कुछ इसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं, इसके बारे में जानकारी हम दे चुके हैं, ये आपके कोर्स में दिया हुआ है। तो ये 3 प्रभाव हो गए। हम इसी तीसरे प्रभाव को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। बट सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम 10th में इसके बारे में हमने क्या स्टडी किया है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमने क्लास 10th में क्या पढ़ा है, और कुछ उसके बेसिक पॉइंट्स हम और भी लेके चलेंगे जो हमें यहाँ पे समझने के लिए ज़रूरत है इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम जानते हैं कि मैग्नेट क्या होता है। जैसे ये कि ये मैग्नेट है, मैग्नेट में एक तरफ N पोल होता है, दूसरा S पोल होता है, और इसके अराउंड हम यहाँ पे N से S की तरफ इस तरह से मैग्नेटिक लाइंस ड्रा करते हैं, या मैग्नेटिक लाइंस यहाँ पे इसके इफेक्ट को शो करने के लिए ड्रा की जाती है। ये तो है हमारा पुराना कॉन्सेप्ट, इस तरह से जो हम इसके पहले यहाँ पे जानते हैं, या इसके पहले से ऑलरेडी हमें ये पता है कि इस तरह का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसको हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेट ऑलरेडी एक मैग्नेटिक डाइपोल होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट होता है। ये पुराना कॉन्सेप्ट हुआ। हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं इसको जो है चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। किसी चुंबक के चारों तरफ जो उसके प्रभाव को दर्शाने के लिए हम यहाँ पे जिन रेखाओं को, काल्पनिक रेखाओं का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इतना कॉन्सेप्ट पुराना है। अब इसमें नया क्या है? नया ये है कि जो मूविंग चार्ज होता है, मूविंग चार्ज, मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज, ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड।
गतिमान आवेश जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये यहाँ पे नया पॉइंट है, ये ध्यान रखना है। स्टैटिक चार्ज जो होता है, चार्ज रेस्ट में है, रेस्ट चार्ज स्थिर आवेश, ये केवल इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, विद्युत क्षेत्र केवल देगा। स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र देगा। लेकिन जो मूविंग चार्ज है, अब मूविंग चार्ज जो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मूव कर रहा है, एक फिक्स स्पीड से मूव कर रहा है, इस तरह का ये जो चार्ज होता है ये देता है मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र देता है। यहां पे ये पॉइंट नया है और इसको ध्यान रखना, ये हमारे जरूरत का है। तो हम यहां पे ये कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इज अ फोर्स फील्ड दैट इज क्रिएटेड बाई मैग्नेटिक डाइपोल्स एंड मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज। Magnetic field is a force field that is created by magnetic dipoles and moving electric charge. अब ये करता क्या है? And it exerts a force on other charges. ये जो भी है यहाँ पे इसका जो इफेक्ट है मैग्नेटिक फील्ड का, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसका जो इफेक्ट है मैग्नेटिक फील्ड का, जो इफेक्ट है वो ये है कि इट अप्लाइड्स फोर्स ऑन नियर बाई चार्जेज। अप्लाइड फोर्स या एक्सर्ट्स फोर्स ऑन अदर चार्ज आर चार्जेस आर नियर बाई चार्जेस। तो ये जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, इससे चाहे मैग्नेट से डेवलप हुआ हो या चाहे मैग्नेटिक फील्ड किसी मूविंग चार्ज से डेवलप हुआ हो, ये करता क्या है? ये करता है यहाँ पे कि इसके मैग्नेटिक फील्ड में या इसके नियर बाई रीजन में इसके आसपास कोई चार्ज आएगा, कोई आवेश आएगा तो इस पर ये फोर्स अप्लाई करेगा। ये इसका मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है। ये पॉइंट जानना यहाँ पे जरूरी है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज अ फोर्स फील्ड दैट इज क्रिएटेड बाय मैग्नेटिक डाइपोल्स एंड मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अदर चार्जेज एंड नियर बाई चार्जेस। इतना हम डिस्कस कर चुके। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। इट मीन्स इट हैव डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन बेस्ड क्वांटिटी है, तो इसमें डायरेक्शन होना है, दिशा आपको मिलेगी। फिर नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है? तो यहां पे लिखा हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये शो करती है किसी मैग्नेट की स्ट्रेंथ और उसकी डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है किसी मैग्नेट का, चार्ज का तो इतना इजीली नहीं कह सकते कि कैसे बनेंगे, क्योंकि डिफरेंट कंडीशन में चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट का डिफरेंट बनता है। हम सोलेनाइड पढ़ेंगे, सर्कुलर लूप पढ़ेंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर, डिफरेंट कंडीशन पढ़ेंगे। तो अभी हम केवल मैग्नेट के सेंस पे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, चुंबक के आधार पर। तो यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का बेस क्या होता है, इंपॉर्टेंस ये है, महत्व ये है कि ये जो है मैग्नेटिक फील्ड में उस मैग्नेट का जिसका ये फील्ड है उसका हर पॉइंट पर स्ट्रेंथ और डायरेक्शन कितनी है ये रिप्रेजेंट करता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है, इसको जो यहाँ पे माइकल फैराडे ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि इनको एक लाइन के आधार पर इस तरह से व्यक्त किया जाए। ये माइकल फैराडे का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है जो हम इस तरह से ड्रा करते रहते हैं अक्सर। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, आउटसाइड में एन से एस की तरफ जा रही है,
एन पोल से ये एमिट होती है, एस पोल में टर्मिनेट होती है या ख़त्म होती है। तो ये जो दिया गया इस तरह का कॉन्सेप्ट है, ग्राफिकल कॉन्सेप्ट, ये माइकल फैराडे का दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होती है, दिशा जो होती है, वो किसी मैग्नेट के अंदर, ये मैग्नेट के अंदर हमेशा साउथ टू नॉर्थ होती है। यहाँ पे ये पूरी मैग्नेटिक लाइन्स ऐसी ये ज्वाइंट होती हैं। कोई भी मैग्नेटिक लाइन्स ऐसा नहीं होती केवल बाहर बाहर होती, अंदर और बाहर, मैग्नेट के अंदर और बाहर पूरा एग्जिस्टेंस होता है, पूरा इसका जो है चुंबकीय बल रेखाओं का यहाँ पे मौजूदगी होती है। तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि चुंबक के अंदर, इनसाइड मैग्नेट, ये डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होती है चुंबक के अंदर। तो ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि साउथ टू नॉर्थ, ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक लाइन इधर है और बाहर जो है वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में है। तो आउटसाइड ऑफ द मैग्नेटिक लाइन्स डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल एंड इनसाइड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। क्लास 10th में हम लोग इस 3 स्ट्रक्चर जो यहाँ पे बने हुए हैं, इनके बारे में हम अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं। पहला यहाँ पे जो रेड कलर से बना हुआ है, ये है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, सीधा धारावाही चालक। यदि इसमें हम ऊपर की तरफ करंट प्रवाहित करते हैं, ऊपर की तरफ करंट फ्लो हो रही है, धारा ऊपर की तरफ जा रही है आई, तो इसके अराउंड में इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, चुंबकीय बल रेखाएं इस तरह से होंगी। ये हम अच्छी तरह से जान चुके हैं। और इसके लिए, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, इस मैग्नेटिक फील्ड को, चुंबकीय क्षेत्र को आइडेंटिफाइड करने के लिए हमने यहाँ पे 2 रूल पढ़ा था। पहला रूल्स पढ़ा था राइट हैंड थंब रूल, दाहिने हाथ का नियम, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। और उसमें हमने इस तरह से अंगूठा बनाया था, इस तरह से मोड़ करके। ये मुड़ा हुआ अंगूठा जो है, इस तरह से यहाँ पे मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रही थी। ये अंगूठा धारा की दिशा को दर्शाता है। तो यहाँ पे यदि धारा की दिशा में अंगूठा हो, तो यहाँ पे ये जो इसका घुमाव है उंगलियों का, इस तरह से ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। ये रूल हमने एक पढ़ा था, दाहिने हाथ के हथेली अंगूठे का नियम, राइट हैंड थंब रूल। इसी से रिलेटेड हमने दूसरा रूल पढ़ा था, स्क्रू रूल। यदि कोई स्क्रू है और हम इस स्क्रू को इस तरह से, इस प्रकार से इसको हम घुमाते हैं, रोटेट करते हैं, कि रोटेशन के कारण ये ऊपर की तरफ मूव करे, तो यदि इसके मोशन की डायरेक्शन ये करंट की डायरेक्शन में है, तो इसका जो ये रोटेशन है, जिधर ये रोटेट करने के कारण ये ऊपर की तरफ खिसक रहा है, जैसे कहीं पे हम इस तरह से स्क्रू फिट करते हैं, इस तरह से घुमा के, तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। ऐसे 2 रूल हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे। तो यह स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा और हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये हम क्लास 10th में जान चुके हैं इन 2 रूल की मदद से। अब हम आगे जो है यहाँ पे, ये कहलाता है सर्कुलर लूप। ये किसी कंडक्टिंग वायर का सर्कुलर लूप है। हमने सर्किल के फॉर्म में इसको बेंड कर दिया है, मोड़ दिया है। इस प्लेन पर यहाँ पे ये आधा भाग नीचे है और बाकी आधा भाग इस तरह से वर्टिकल यहाँ पे खड़ा हुआ है, ऊर्ध्वाधर ये रखा गया है। यदि हम इस पे सपोज दैट हम इस दिशा में विद्युत धारा, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर दें, सपोज दैट हम इस दिशा में इसमें इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे फ्लो कर रहे हैं, अर्थात इधर से हम करंट इसमें डाल रहे हैं और इधर से करंट घूम करके लौट रही है, निकल रही है इलेक्ट्रिक करंट, ये आई की डायरेक्शन है। तो इसका चुंबकीय क्षेत्र, इसका मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन पर कैसे बनेगा, इसके लिए भी हम यहाँ पे इसी रूल का यूज करेंगे। आप देखिए, जब ये करंट लौट करके यहाँ पे आएगी, इस वाले पोर्शन पे, जहाँ पे ये इसको
इस प्लेन को काट करके अंदर की तरफ जा रहा है, तो निश्चित है कि यहाँ पे करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, नीचे की तरफ होगी, क्योंकि ये करंट इस तरह से घूम के आएगी तो यहाँ पे नीचे की तरफ होगी। इसलिए ये हमारा राइट हैंड रूल, यहाँ पे हम अंगूठे को नीचे की तरफ कर देंगे तो हमारे उंगलियों का जो घुमाव है ये हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से शो कर देगा कि इस तरह से यहाँ पे है। अर्थात यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वो इस तरह से सर्कुलर लूप होगा और इसकी डायरेक्शन इस तरह से हम डिनोट करेंगे। आई थिंक बात क्लियर हो गई होगी, क्योंकि यहाँ पे इस हिस्से पर हम इसको सीधा मान सकते हैं छोटे से हिस्से के लिए, इसलिए ये रूल अप्लाई हो जाएगा। आगे चल करके यही करंट चूंकि यहाँ पे अपवर्ड होगी, ऊपर की तरफ होगी, तो यहाँ पे ये हैंड रूल इस पॉइंट पर ये रूल इस तरह से सीधा सीधा सेट हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, वो इस तरह से यहाँ पे डेवलप होगा या इफेक्टिव होगा। तो आप यहाँ पे देखें इस तरह से इस प्लेस पर, तो जब हम यहाँ पे मिड पॉइंट पे आएंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, दोनों का इफेक्ट होगा, ये घूम करके ऐसे ये इधर से घूम के ये और यहाँ पे सीधी लाइन हो जाएगी। तो इस तरह से हम एक सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। ये सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, ये हमारी तरफ बाहर निकल रहा है और उधर से, तो इसका सामने का जो पोर्शन होगा ये यन पोल होगा। तो यहाँ पे हम इसके पोल को, लूप के पोल की पोलरिटी को जानने के लिए हम यहाँ पे यन और यस रूल लगाते हैं, इसको क्लॉक रूल बोलते हैं। यहाँ पे हम यन बनाते हैं, यदि यन की डायरेक्शन, यहाँ पे यन में लगे हुए एरो की डायरेक्शन में यहाँ पे यदि करंट है, इस डायरेक्शन में करंट है, तो ये यन पोल बनेगा। अर्थात ये सामने का पोर्शन इसका यन पोल होगा, उत्तरी ध्रुव होगा। और इसी तरह से यदि यहाँ पे हम यस लिखते हैं और करंट की डायरेक्शन यस की डायरेक्शन से, यस के जो टिप पर डायरेक्शन इससे मैच कर रही है, तो ये यहाँ पे मतलब करंट की डायरेक्शन ये है, तो ये यस पोल बनेगा। अर्थात यदि कोई इस तरह का कॉइल है तो इधर से यदि ये यन पोल है, जैसा ये यहाँ पे शो हो रहा है, तो इधर से ये यस पोल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे दो रूल से इसकी, ये क्लॉक रूल कहलाता है, तो इस तरह से इसकी पोलरिटी को हम पता कर सकते हैं। थर्ड है यहाँ पे ये सोलेनाइड। सोलेनाइड एक, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, आपको पता होगा इसमें इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है। मोस्टली अंदर जो है ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, डिपेंड करता है तो इसकी भी किधर पोलरिटी होगी, मैग्नेटिक लाइंस इधर से इधर जाएगी या इधर से इधर जाएगी, ये आप इन क्लॉक रूल के थ्रू यहाँ पे आप पता कर सकते हैं। तो यदि इस एंड पर करंट की डायरेक्शन, इस एंड को देखने पर, इस सिरे को देखने पर करंट की डायरेक्शन ऐसे है तो ये यन पोल हो जाएगा, यदि ऐसा है इससे मैच करेगी तो यस पोल हो जाएगा। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन से, तो हम सपोज दैट यहाँ पे करंट की डायरेक्शन अभी तक डिसाइड नहीं किए हैं, सपोज दैट ये करंट की डायरेक्शन है आई, और इस करंट की डायरेक्शन की वजह से इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड इस पे आ रहा है, जैसा हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, तो निश्चित है कि ये यन पोल हो जाएगा और इधर की तरफ यस पोल हो जाएगा। इसके लिए भी यहाँ पे क्लॉक रूल ही इसके मैग्नेटिक फील्ड को जानने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शंस हो गए इसको पढ़ने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक्ड टू ईच अदर। अभी तक हमने देखा कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से लिंक होते हैं। माने जहाँ इलेक्ट्रिसिटी होती है वहाँ पे मैग्नेटिज्म हो सकता है। ये जो इफेक्ट है, पहली बार यहाँ पे हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने इस इफेक्ट को नोटिस किया था कि इलेक्ट्रिसिटी में मैग्नेटिज्म होता है। ओरेस्टेड का सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जो आप क्लास 10th में देख चुके हैं। तो ओरेस्टेड डिस्कवर्ड अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर।
उन्होंने एक सिंपल सा स्ट्रेट वायर लिया था, उसको बैटरी से जोड़ा, करंट फ्लो किया और उस वायर के अराउंड में मैग्नेटिक नीडल्स रखा, उसमें डिफ्लेक्शन आ गया था। 10th क्लास में ऐसा एक्सपेरिमेंट दिया गया है कि उन्होंने एक इस तरह का वायर लिया था, इसके अराउंड में यहाँ पे मैग्नेट रखा और इसको ले जा कर के एक की और यहाँ पे बैटरी से जोड़ दिया। जैसे ही की को ऑन किया तो यहाँ पे इस पे डिफ्लेक्शन आ गया। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने पर यहाँ पे इस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। ऐसा है हेंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड ने ये पहली बार ये जो है इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिज्म से रिलेशन को रिलेट करके दिखाया था। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और जानेंगे कि जो मैग्नेट होता है यदि रेस्ट में है तो वो केवल मैग्नेटिक फील्ड देता है। कोई चार्ज यदि यूनिफॉर्मली कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, कोई आवेश है यदि नियत चाल से चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों देगा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र वो दोनों देगा। करंट कैरिंग कंडक्टर है तो ये हमको केवल मैग्नेटिक फील्ड देगा। धारावाही जो चालक होता है ये केवल हमको चुंबकीय क्षेत्र देगा। और त्वरित आवेश है, ऑसिलेटिंग चार्ज है, तो ये हमको तीन चीज़ें देता है, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, और विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या इसी को विकिरण या रेडिएशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बिना चार्ज के नहीं मिल रहा। जहाँ भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिला हुआ है तो हमने यहाँ पे चार्ज लिया है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है क्योंकि यहाँ पे हमने चार्ज लिया है, तो बिना चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बिना चार्ज के भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे जो है ये मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा, लेकिन ये किससे मिल रहा है? करंट कैरिंग कंडक्टर से। यहाँ पे बिना मैग्नेट का ये मिल रहा है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट हैं जो ध्यान रखने हैं। मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट्स होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र के जो मात्रक होते हैं, पहला तो मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र को कैपिटल बी से दर्शाया जाता है। एमकेएस सिस्टम में इसका मात्रक जो होता है, यूनिट जो होती है वो वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है। एसआई सिस्टम में टेस्ला होती है। सीजीएस में मैक्सवेल या गॉस होती है। मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र की ये सारी यूनिटें हैं। इनमें रिलेशन है, संबंध है 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁻⁴ गॉस। ये सीजीएस और एसआई में रिलेशन है। तो इतना तो बेसिक बात हो गई। अब हम आते हैं इस चैप्टर के पहले पॉइंट्स पर, जो जहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट होता है, जिस टॉपिक से। बेसिकली ये स्टार्ट होता है बायो-सेवर्ट्स लॉ से, बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का जो नियम है वो एक्चुअली है क्या? बायो-सेवर्ट के नियम में हम मैग्नेटिक फील्ड को, किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र को हम धारा के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र को हम विद्युत धारा के पदों में दर्शाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन अ स्पेस इन टर्म्स ऑफ द करंट दैट प्रोड्यूसेस द फील्ड। जो धारावाही चालक, यहाँ पर सपोज दैट ये एक धारावाही चालक है और इस पे करंट आई प्रोड्यूस हो रही, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है। इस पर एक छोटा सा पार्ट हम यहाँ पे डीएल ले लेते हैं। छोटा सा पार्ट, बना तो हम काफी बड़ा सा रहे लेकिन है ये बहुत छोटा सा। डीएल इसकी लेंथ है। यहां पर कोई पॉइंट पी है। ये पी पॉइंट यहां से इस एलिमेंट से, इस अल्पांश से आर, ये लाइन एलिमेंट कहलाता है डीएल। इससे आर डिस्टेंस पर है, आर दूरी पर है। इसकी डायरेक्शन को हम यूनिट वेक्टर आर कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पे ये एंगल हो जाएगा थीटा। तो चार चीजें हैं। ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, सपोज दैट XY नाम दे देते हैं।
इट इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर, एक धारावाही चालक है ये एक्स वाई जो है ये धारावाही चालक है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, धारावाही चालक। इसका एक छोटा सा पार्ट डीएल, एक छोटा सा भाग, करंट एलिमेंट इसको बोलते हैं, हम यहां पे ले लेते हैं। इससे यहां पे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी लेते हैं, कैपिटल पी। इस पर हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए यहां पे मैग्नीट्यूड, यहां पे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए यहां पे हम एक फार्मूला देंगे। वो फार्मूला यहां पे बायो-सेवर्ट्स के नियम के द्वारा उनके प्रयोगों के आधार पर एक्सपेरिमेंट बेस्ड फार्मूला है। अब वो है क्या, यहां पर हम देखते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे पी पॉइंट पे निकालेंगे इस एलिमेंट के कारण। तो यहां पे बायो-सेवर्ट्स लॉ क्या बताता है, यहां पे हमको बायो-सेवर्ट्स लॉ ये बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट पी जो होगा वो लेंथ एलिमेंट डीएल पर डिपेंड करेगा, करंट आई पर डिपेंड करेगा और डिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगा। बायो-सेवर्ट्स ने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के आधार पर, अपने प्रयोग के आधार पर 4 रिजल्ट दिए और यही चारों रिजल्ट मिल करके बायो-सेवर्ट्स लॉ कहलाते हैं। पहला रिजल्ट ये है कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड डीवी यहाँ पे है, ये डीवी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड वो पहला करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट dV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सेकेंड रूल है यहाँ पे कि जो करंट, सेकेंड रूल ये है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एलिमेंट, ये करंट एलिमेंट है, धारा अल्पांश के करंट एलिमेंट इसको बोलते हैं, धारा अल्पांश इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकेंड रूल हो गया। थर्ड है यहां पे dV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, dV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। थीटा क्या है, थीटा इज अ एंगल बिटवीन DL एंड R, ये इन दोनों के बीच का एंगल है। लेकिन किधर लेना है, जिधर इस DL में करंट फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन का एंगल, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन और R की डायरेक्शन के बीच का एंगल थीटा है। सपोज दैट करंट नीचे की ओर होती तो हमें ये एंगल थीटा नीचे की ओर लेना पड़ता है। तो साइन थीटा, थीटा का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। और फोर्थ है dV इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, dV जो है R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। R यहाँ पे ये डिस्टेंस है पॉइंट P की एलिमेंट से। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन चारों को कंबाइंड कर देते हैं, मिला देते हैं। चारों को मिलाने के बाद जो रूल बना वही है बायो-सेवर्ट्स का फार्मूला। तो इनको हम कंबाइंड करेंगे चारों को, तो कंबाइनिंग ऑल दीज, इनको इकट्ठा कर देंगे। सो dV इज प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इस तरह से यहां पे SI सिस्टम में हम यहां पे क्या करेंगे, एक dV इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एक फार्मूला यूज कर देते हैं SI सिस्टम के लिए। ये अब हम यहां पे एक कांस्टेंट यूज करेंगे और ये कांस्टेंट SI सिस्टम के लिए, चूंकि अभी हमारा उद्देश्य है इसका फार्मूला याद कराना, तो फॉर SI सिस्टम में एयर और वैक्यूम के लिए हम यहाँ पे dV जो प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे कांस्टेंट आएगा वो होगा यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, ये इसका फार्मूला हो गया SI सिस्टम में एयर और वैक्यूम के लिए, वायु या निर्वात के लिए। तो
तो यहाँ पे इस फार्मूले को याद रखना है, क्योंकि इस फार्मूले को याद रखने से हमें ये चारों रूल की लिंक पता रहेगी कि डी वी इज प्रोपोर्शनल टू आई, ये तो कांस्टेंट हो गया, डी वी इज प्रोपोर्शनल टू डी एल, डी वी इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा एंड डी वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इसलिए इस फार्मूले को यदि आप याद रखेंगे तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट, पूरी लिंक याद रहेगी। सीजीएस सिस्टम में यहां पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अप्लाई नहीं होता। तो ये है बेसिकली वायो-सेवर्ट्स लॉ। यहाँ पे हमने जो फर्स्ट इक्वेशन पे वायो-सेवर्ट का जो फर्स्ट अभी हमने इक्वेशन डिराइव किया, इसमें देखा ये इतना फार्मूला इसका आया वायो-सेवर्ट के नियम से। यहाँ पर म्यू नॉट जो है इसको कहते हैं परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, वायु या निर्वात की चुंबकशीलता इसको कहा जाता है, वायु या निर्वात की चुंबकशीलता, चुंबकशीलता परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये एक नियतांक है, कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू इतनी होती है, ध्यान रखना है, म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। अब हम इसका शॉर्टकट में डायरेक्टली इसका वेक्टर फॉर्म निकालना आपको बताते हैं कि वायो-सेवर्ट रूल को हम वेक्टर फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे वेक्टर के फॉर्म में। तो वेक्टर के फॉर्म में इसको शो करने के लिए इन वेक्टर फॉर्म सदिश के रूप में, इन वेक्टर फॉर्म यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस डी बी को वेक्टर ले लेंगे, म्यू नॉट 4 पाई आई, आई तो स्केलर है, अब यहां पे dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यहां पे हम क्या करते हैं, एक r का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर देते हैं, एक r का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ऐसा करने के बाद म्यू नॉट 4 पाई आई, इसको हम लिखेंगे dl r साइन थीटा, इस r को हम यहां रख देते हैं बाई आर स्क्वायर। अब यहां पर dl r साइन थीटा को इसको यहां पे जैसे a क्रॉस b होता है, ए बी साइन थीटा, वो फार्मूला हम यहां पे सेट कर देंगे। तो डी वी इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन ये जो यहाँ पे आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर आर क्यूब हो जाएगा। तो वेक्टर फॉर्म ये हो गया। लेकिन यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है डीएल और आर का, तो क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा कर्ल रूल से निकलता है। इसकी जो डायरेक्शन होती है क्रॉस रूल की, मतलब डीवी की जो डायरेक्शन होगी वो डीएल और आर के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगी। तो ये जो है इतना वायो-सेवर्ट्स रूल हो गया। अब हम देखेंगे एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट में रिलेशन, संबंध। हमको यहाँ पे पता है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, और फर्स्ट चैप्टर में आप इस कांस्टेंट का यूज किए हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट में सेकेंड को डिवाइड करते हैं। आप करके देखिए, यदि आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू आ जाएगी 1/9 × 10⁹ और 7 16 हो जाएगा। यूनिट हो जाएगी कूलम एम्पियर मीटर स्क्वायर। आप इन दोनों को इस तरह से कर दीजिए तो ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, इस रिजल्ट को 1/रूट में लेते हैं और फिर इसको उल्टा कर देते हैं, माने म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, इस वैल्यू को।
तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बिकॉज ये कूलाम अपॉन एम्पियर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है स्पीड ऑफ लाइट c। तो यहाँ से रिजल्ट मिला c = 1/√μ0 ε0। आज के लिए यहीं तक।